देखो महाराणा उदय सिंह और उसका शासनकाल कहां से कहां तक माना जाता है 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी तक, जिसके 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम क्या था? सज्जाबाई, और सज्जाबाई के पुत्र का नाम क्या था? शक्ति सिंह। क्या नाम था? शक्ति सिंह। देवबाई, जिसको रानी पटियानी कहते हैं, इसके जो पुत्र था वो था जगमाल, और इसकी जो तीसरी पत्नी थी उसका नाम था जयवंता बाई। जयवंता बाई कहां की रहने वाली थी? ये पाली का शासक है। पाली का शासक, उसका नाम है अखेराज सोनगरा। अखेराज सोनगरा की पुत्री थी जयवंता बाई, जिसके पुत्र का क्या नाम था? महाराणा प्रताप। अब होता क्या है कि राणा उदय सिंह किससे प्रेम करते थे? रानी पटियानी से, वीर भाई से प्रेम करते थे। तो इसके अभाव में, इसके प्रभाव में आके इसने किसको शासक बना दिया? उदय सिंह ने किसको उत्तराधिकारी बना दिया? जगमाल को उत्तराधिकारी बना देता है उदय सिंह। और जगमाल के शासन से क्या मेवाड़ी सरदार संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इसकी जगह ये किसको शासक बनाना चाहते हैं? महाराणा प्रताप को, क्योंकि ये बुद्धिमान भी है और प्रतापी भी है, इसलिए महाराणा प्रताप को क्या करना चाहते हैं? शासक बनाना चाहते हैं। तो इसकी जगह किसको शासक बनाया जाता है? महाराणा प्रताप को। किसकी सहायता से? पाली के अखेराज सोनगरा की सहायता से इसको शासक बनाया जाता है 1572 ईस्वी में। इसका जो राज तिलक होता है, सबसे पहले क्या होता है? गोगुंदा में। और दूसरी बात, जो विधिवत राज तिलक होता है, विधिवत राज्याभिषेक होता है, वो क्या होता है? कुंभलगढ़ में। अब बात करते हैं अपन आगे की, महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की क्या क्या स्थिति रही? महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है, महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है वो माना जाता है 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक। 1572 से 1597 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। और इनका जो जन्म माना जाता है, इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी में। 9 मई 1540 ईस्वी में किनका जन्म होता है? महाराणा प्रताप का। और महाराणा प्रताप का जो जन्म होता है कहाँ होता है? राजसमंद में पड़ता है कुंभलगढ़। राजसमंद में क्या, कौन सा गढ़ पड़ता है? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ के अंदर एक और दुर्ग पड़ता है, उसका नाम है कटारगढ़। कटारगढ़ के बादल महल के, कटारगढ़ के बादल महल की कौन सी कचहरी में हुआ था? जूनी कचहरी। जूनी कचहरी में इनका जन्म होता है, महाराणा प्रताप का जन्म होता है। कब होता है? 9 मई 1540 ईस्वी में। अब इनके पिता की बात करते हैं। इनके पिताजी का सबने नाम सुन रखा है, वो कौन है? महाराणा उदय सिंह जी हैं। और इनकी जो पत्नी थी, यानी कि जो इनकी माता है, किनकी माता? महाराणा प्रताप की माता। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या है? जयवंता बाई, जो किनकी पुत्री है? पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री है। इनके जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम क्या था इनका? महाराणा प्रताप का कीका। और कीका का अर्थ क्या होता है? छोटे बच्चे का सूचक। छोटे बच्चे का सूचक। इनके जो घोड़े की बात करते हैं, पर इनके घोड़े का जो नाम था, घोड़े का क्या नाम था इनका? चेतक। इनके घोड़े का नाम चेतक था। और इनका जो हाथी है वो कौन था? राम प्रसाद। और एक और हाथी था इनका, उसका नाम था लूणा हाथी। क्या नाम था? लूणा और राम प्रसाद, ये दोनों इसके हाथी थे। अब बात करते हैं अपन, यहां तक का सबको समझ में आया? बात करते हैं अपन नागौर दरबार की। नागौर दरबार किसने लगाया था? अकबर। किसने लगाया था? अकबर ने। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन किया जाता है नागौर में। नागौर में अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में क्या किया गया? अकबर ये नागौर दरबार का
आयोजित किया गया। इस नागौर दरबार में सभी जितने भी राजा हैं उनके साथ कौन सी नीति अपनाई गई? कौन सी नीति अपनाई किसने? सुलह ए कुल की नीति। सुलह ए कुल की नीति के द्वारा क्या किया जाता था? सुलह ए कुल की नीति के अनुसार जितने भी राजा हैं उनको अपने अधीन किया जाता था। अपने अधीन करने की नीति को क्या कहते हैं? सुलह कुल की नीति। अब इस सुलह ए कुल की नीति के अनुसार अगर कोई राजा अपने अधीन नहीं हो पाता है तो उसके साथ क्या किया जाता है? पहले तो शांति प्रस्ताव भेजा जाता है, फिर अगर नहीं हो पाता है तो उसके ऊपर आक्रमण किया जाता है। ये किसकी नीति है? अकबर की नीति है। अब इसने नागौर दरबार लगाया। नागौर दरबार में सभी राजाओं को बुलाया गया कि आप आइए और क्या कीजिए? हमारी अधीनता स्वीकार करो। अब मारवाड़ से कौन नहीं आता है? रावचंद्र सेन। मारवाड़ से रावचंद्र सेन और मेवाड़ से कौन नहीं जाता है? महाराणा प्रताप नहीं जाते। कहां पर जाते हैं? नागौर दरबार में नहीं जाते। इसके लिए अधीनता स्वीकार करने के लिए जब ये नहीं जाते हैं तो नागौर दरबार के बाद इनको समझाने के लिए, नागौर दरबार के बाद इनको समझाने के लिए एक शिष्टमंडल का निर्माण किया जाता है। एक शिष्टमंडल तैयार किया जाता है और उस शिष्टमंडल के अंतर्गत 4 व्यक्तियों को भेजा जाता है। अब उस शिष्टमंडल को कैसे याद करोगे आप? एक ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? जमा बटो। इस ट्रिक को याद करोगे। इस ट्रिक के द्वारा पूरा शिष्टमंडल आ जाएगा। 4 व्यक्ति, जिसमें 4 व्यक्तियों को भेजा गया था इसको समझाने के लिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। अब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जमा बटो को भेजा गया। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं अपन जलाल खां की। जैसे क्या हो गया? जलाल खां। जलाल खां को भेजा गया सबसे पहले समझाने के लिए। जलाल खां जाते हैं कब? सितंबर 1572 ईस्वी में। सितंबर 1572 ईस्वी में जलाल खां के द्वारा इनको समझाया गया महाराणा प्रताप को, लेकिन ये नहीं समझते हैं। फिर दूसरी बार किसको भेजा जाता है? मान सिंह को भेजा जाता है। मान सिंह को भेजा गया महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। मान सिंह फर्स्ट कह दो या मिर्जा राजा मान सिंह कह दो, बात एक ही है। तो मान सिंह को अप्रैल 1573 ईस्वी में किसको भेजा जाता है? मान सिंह को भेजा जाता है। और इसमें इनके बीच में बहुत सारी वार्ताएं होती है। इनके द्वारा ये महाराणा प्रताप के द्वारा मान सिंह को कहा जाता है, 2-5 खोटी खरी बातें सुनाई जाती है कि आपने तो ऐसा किया है, मुगलों के साथ संबंध जोड़े हैं और हम भले घास फूस की रोटी खा लेंगे, घास की बाटी खा लेंगे, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम राजपूताना को न्यौछावर नहीं करेंगे। तो नहीं समझ में आता है किसके? मान सिंह के, सॉरी प्रताप के, कि ये अधीनता स्वीकार नहीं करने। ये चीज से कौन भड़क जाता है? मान सिंह भड़क जाता है। ये जानने लगता है कि आप हमारे अधीनता स्वीकार नहीं करोगे, ठीक है हम जा रहे हैं, इसका परिणाम आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। फिर होता क्या है कि प्रताप कहता है किसको? मान सिंह को, कि आप हमारे अतिथि हो और हमारी ये परंपरा रही है कि हम अतिथियों का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, इसलिए आप हमारे घर चलिए और क्या करिए? खाना खा के जाइए। अब जैसे खाना खा के जाते हैं तो ये खाना खा के बैठते हैं, खाना खाने बैठते हैं और मान सिंह के द्वारा कहा जाता है प्रताप को कि आप भी हमारे साथ क्या कीजिए? भोजन कीजिए। तो क्या किया जाता है? महाराणा प्रताप के द्वारा भोजन करने से इनकार कर दिया जाता है। तो इन्होंने अपना अपमान समझा कि आप हमारा अपमान कर रहे हो, तो ये बिना भोजन किए कहां चले जाते हैं? अजमेर लौट जाते हैं अकबर के पास। अब अकबर को जाके खरी खोटी सुनाते हैं कि वो हमारे बस में नहीं आने वाले हैं, इनके ऊपर इनका तो ताबीज भरने पड़ेगा, तो आक्रमण के लिए योजना बनाओ। फिर भी अकबर कहता है कि महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप ही है, वो ऐसे थोड़े बस में आ जाएगा, हो सकता है कि बस में आ जाए, इसलिए कुछ और प्रयास करना चाहिए। तो और कुछ प्रयास किए जाते हैं और प्रयास करते करते किसको तीसरी बार किसको भेजा जाता है? भगवंत दास। भगवंत दास किसका पिता था? मान सिंह का पिता, जिसको भेजा जाता है तीसरी बार 73 में भेजा जाता है। अब चौथी बार किसको भेजा गया?
टोडरमल को, टोडरमल को भेजा गया। पढ़ने तो लग गया आप लोग, याद होने लग गया कि नहीं? याद होने लग गया। चलो थोड़ा थोड़ा हो रहा है। 6 सेकंड की पढ़ाई कर रहे हैं। टोडरमल को भेजा जाता है दिसंबर 1573 ईस्वी में टोडरमल को भेजा जाता है, लेकिन इससे भी क्या नहीं होता है, महाराणा प्रताप समझता नहीं है। और जब शिष्टमंडल के द्वारा, जब उसके अधीनता, अकबर के अधीनता महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं की, तो क्या किया जाता है, आक्रमण की योजना बनाई जाती है। अब आक्रमण की योजना बनाई, दिल्ली का जो शासक है वो कौन है, अकबर। और अकबर कहां बैठा है वर्तमान में, अजमेर में। कहां बैठा हुआ है, अजमेर में। और यहां मेवाड़ की बात कर रहे हैं, और मेवाड़ का जो शासक है वो कौन है, महाराणा प्रताप। अब अकबर के द्वारा अजमेर में एक किला है जिसको कहा जाता है अकबर का किला, अकबर का किला। और इसी को कहा जाता है मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग। इस मैगजीन दुर्ग में अकबर के किले में जो युद्ध होता है, अगला जो युद्ध होगा उसकी क्या की जाती है, योजना तैयार की जाती है। इस अकबर के किले में क्या किया गया, योजना तैयार की गई युद्ध के लिए। यहां से योजना तैयार करके यहां से सेना चलती है, और सेना चलते चलते कहां पहुंच जाती है, मांडलगढ़ पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है, मांडलगढ़। सेना मांडलगढ़ पहुंचती है, और मांडलगढ़ का पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनके सैनिकों को क्या होता था कि पहाड़ियों में लड़ना नहीं जानते थे। इनके सैनिक पहाड़ियों में लड़ना नहीं जानते थे, तो इनके सैनिकों को यहाँ पर मांडलगढ़ में 21 दिन का क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर 21 दिन की क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग के बाद ये पहुंच जाते हैं मोलेला गांव। कहां पहुंच जाते हैं, मोलेला गांव। मोलेला गांव पहुंच जाते हैं, और मोलेला गांव का पड़ता है राजसमंद में पड़ता है। कहां पड़ता है, राजसमंद में। अब अंतिम डेरा अकबर की जो सेना है उसने अंतिम डेरा कहां डाल लिया, मोलेला गांव, जो कहां पड़ता है, राजसमंद में। इधर से प्रताप की सेना बढ़ती है, और प्रताप की सेना ने कुंभलगढ़ में अपनी युद्ध की योजना तैयार की। यानी कि इनको भी आक्रमण करना है, इनको भी युद्ध लड़ना है, तो इसने कुंभलगढ़ में क्या किया, इस आक्रमण के लिए योजना तैयार की। यहां से इसकी जो सेना बढ़ती है वो पहुंचती है लोसिंग गांव में। लोसिंग गांव में। अब लोसिंग गांव का पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। इसकी सेना, प्रताप की सेना कहां पहुंच गई, लोसिंग गांव जो राजसमंद में पड़ता है, और इसकी कहां पहुंच गई, मोलेला गांव, राजसमंद। दोनों की सेनाएं आमने सामने पहुंच गई है। और इसके जो साथ आते हैं, इसके साथ जो यहां पर सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। यहां पर सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, खुद महाराणा प्रताप कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो सेना का नेतृत्व करता है, कौन करता है, मानसिंह फर्स्ट। प्रधान सेनापति जो था इसका कौन था, मानसिंह फर्स्ट। मानसिंह फर्स्ट के साथ कौन कौन जा रहा है भाई, मानसिंह फर्स्ट के साथ मेहतर खां जा रहे हैं, मेहतर खां। और इसके साथ जा रहे हैं आसफ खां, ठीक है। और इसके साथ जो जा रहे हैं, एक तो महाराणा प्रताप के जो नाना जी हैं वो है अखिराज सोनगढ़ा। एक जा रहे हैं झाला बीदा, और एक जा रहे हैं इनके साथ
वीर शासक था पुंजा, पुंजा भी ये इनके साथ जा रहे हैं। अब आमने सामने क्या हो जाती है, सेना हो जाती है। जैसे आमने सामने सेना हुई, इन सेनाओं को किसका इंतजार है, इन सेनाओं को उस दिन का इंतजार है जब युद्ध होने वाला है। और वो युद्ध का दिन कब आएगा, तो बात करते हैं अपन वो दिन कब आता है। 18 तारीख की बात करते हैं। 18 तारीख को दिन आता है जब आमने सामने सेनाएं आती है। किन किन की, अकबर की और महाराणा प्रताप की बात करते हैं। पर 18 जून की, 18 जून को होता क्या है, 18 जून 1576 ईस्वी में, 1576 की बात कर रहे हैं अपन। और कब की बात कर रहे हैं, 18 जून की। 18 सारे इतिहास का ऑथेंटिक तो ये मानते हैं कि 18 जून को क्या हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। लेकिन अगर पूछ लिया जाता है कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 21 जून 1576 ईस्वी में क्या हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो कौन से दिन का इंतजार है, 18 जून 1576 का दोनों सेनाओं को इंतजार है। अब दोनों सेनाएं आगे बढ़ती हैं और कौन से मैदान में पहुंच जाती हैं, हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी के मैदान में इधर प्रताप की सेना आ जाती है और इधर कौन सी सेना आ जाती है, अकबर की सेना। मानसिंह के नेतृत्व में आए थे, स्वयं अकबर ने आए थे। लेकिन दोनों की सेना आमने सामने हो जाती है, कहां पर, हल्दी घाटी के मैदान में। और हल्दी घाटी का जो मैदान है वो कहां पड़ता है, खमनोर में। कहां पड़ता है, खमनोर। और खमनोर कहां पड़ता है, राजसमंद। राजसमंद खमनोर में हल्दी घाटी का मैदान है। इधर खमनोर की पहाड़ियां हैं, खमनोर की पहाड़ियां, और इधर गोकुंदा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं, गोकुंदा। इन दोनों पहाड़ियों के मध्य जो मैदान है वो कौन सा मैदान कहलाता है, हल्दी घाटी का मैदान। हल्दी घाटी का मैदान क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हल्दी के जैसे यानी कि पीले पीले पत्थर होने के कारण यहाँ इसको क्या कह दिया, हल्दी घाटी का मैदान। अब देखो होता क्या है, दोनों की सेनाएं आमने सामने आ गई। कौन से मैदान में, हल्दी घाटी के मैदान में। कब की बात कर रहे हैं अपन, 18 जून 1576 ईस्वी में। यहां पर कौन सी सेना है, मानसिंह के नेतृत्व में जो सेना है अकबर की, वो है। जो हरावर बाग का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, कौन कर रहा था, मानसिंह। हरावर बाग कौन से बाग का कहते हैं, जो आगे का जो बाग होता है उसको क्या कहा जाता है, हरावर बाग। और इसके जो चंदावर बाग जो था, चंदावर, और चंदावर बाग का जो नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था, आसफ खां। आसफ खां इसके चंदावर बाग का नेतृत्व कर रहा है, और हरावर बाग का कौन कर रहा है, मानसिंह नेतृत्व कर रहा है इसका, मानसिंह। और आसफ खां किसका, चंदावर बाग का कर रहा है। इसमें देखो यहां पर महाराणा प्रताप की सेना में जो महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसका जो हरावर बाग है उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, हाकिम खां सूरी। हाकिम खां सूरी इसके चंदावर हरावर बाग का नेतृत्व कर रहा है। और इसके जो चंदावर बाग का जो नेतृत्व कर रहा है वो कौन कर रहा है, पुंजा भी। कौन कर रहा है, पुंजा भी। पुंजा भी इसके चंदावर बाग का करता है और हरावर बाग का कौन करता है, हाकिम खां सूरी। आमने सामने सेनाएं हो जाती है। अब युद्ध का ढोल नगाड़ों का इंतजार हो रहा है कि कब ढोल नगाड़े बजे और हम युद्ध में टूट पड़े। सारी सेनाएं बेचैन हो रही है लड़ने के लिए, बहुत अफरा तफरी मची हुई है कि कब हॉर्न बज जाए। अब जैसे युद्ध के लिए वायलिन बजता है और ढोल नगाड़े बजते हैं, दोनों सेनाएं आपस में टकरा जाती है।
दोनों सेनाएं आपस में टकराती। जब 8 बजे युद्ध शुरू हुआ था, 8 बजे से 11 बजे तक चलता है, 2 बज जाती है। तब तक हाकिम का सूरी का इतना तेज प्रहार चल रहा है, इतना तेज प्रहार चल रहा है कि पूरी सेना को कदेड़ते हुए, मारते हुए अंदर चला जा रहा है। इसकी सेना भी मान सिंह की ये जो प्रताप की सेना है पूरी तरह से जो मुगल जो सैनिक है उनको मारते हुए चली जा रही है। अब इसके बाद जो सैनिकों की संख्या थी वो कितनी थी? 80,000। और इसके पास जो सैनिक थे वो कितने थे? मात्र 20,000। यानी कि 4 गुना ज्यादा है। यानी कि इनका जो अनुपात माना जाता है सेना का वो कितना माना जाता है? 1:4, है ना। यानी कि 4 गुना ज्यादा किसके पास थी? अकबर के पास सेना थी, मान सिंह के पास थी। लेकिन फिर भी हाकिम का सूर जो मुस्लिम सेनापति है वो चीरते जा रहा है मुस्लिम सैनिकों को मारते हुए। और होता क्या है, यहाँ पर महाराणा प्रताप बीच में थे और महाराणा प्रताप जैसे आगे बढ़ते हैं, महाराणा प्रताप मुस्लिम सेनापतियों को मारते मारते कहाँ पहुंच जाते हैं? मान सिंह के पास। और मान सिंह जो बैठा हुआ था, कौन से हाथी के ऊपर बैठा हुआ था? मर्दाना हाथी के ऊपर। कौन से हाथी के ऊपर बैठा हुआ था? मर्दाना हाथी। मान सिंह के हाथी का नाम अगर पूछ लिया जाता है कि मान सिंह का हाथी का नाम क्या है, तो उसके हाथी का क्या नाम था? मर्दाना हाथी के बाद हाथी था। अब मर्दाना हाथी के पास कौन पहुंच गया? महाराणा प्रताप पहुंच गया। और महाराणा प्रताप के जो चेतक है, चेतक ने जैसे छलांग लगाई तो हाथी की सूंड के ऊपर दोनों पैर टिका दिए। जब हाथी की सूंड के ऊपर दोनों पैर टिका दिए जाते हैं और महाराणा प्रताप अपना भाला निकालते हैं और किसके ऊपर वार करते हैं? मान सिंह के ऊपर वार करते हैं। और मान सिंह जब इसके ऊपर वार किया जाता है तो यहाँ पर जो हाथी के ऊपर जो वो बना हुआ होता है उसको क्या कहा जाता है? ओदा कहा जाता है। हाथी के ऊपर जो बना हुआ होता है ना उसको कहते हैं अपन ओदा। तो जैसे वार करते हैं महाराणा प्रताप तो वो मान सिंह किसमें छुप जाता है? ओदे में छुप जाता है। ओदे में छुपने के बाद जैसे वापस लौट नीचे गिरता है, कौन? चेतक नीचे गिरता है। तो जैसे नीचे गिरने लगता है तो जो उसकी सूंड में मर्दाना जो हाथी है उसकी सूंड में क्या लगी हुई होती है? खंजर तलवारें लगी हुई होती है। तो उस चेतक के उन खंजर तलवारों से क्या हो जाता है? चोटिला हो जाता है। कौन? चेतक। कौन से? बाएं पैर में। उसके पीछे के चेतक के पीछे के बाएं पैर में क्या हो जाती है? चोट लग जाती है, घाव लग जाता है, इसलिए वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पे रक्त ही रक्त हो जाता है। जब प्रहार करते हैं महाराणा प्रताप उस समय सारी सेना क्या करती है? दंग रह जाती है, स्टॉप हो जाती है, युद्ध विराम कर देती है। और सारी सेना क्या देखने लग जाती है कि आज तो या तो मान सिंह गया या प्रताप गया। तो सारी सेनाएं अपने अपने सेनापतियों को, अपने अपने नेतृत्वकर्ताओं को देख रही है कि अब होगा क्या। सारी सेनाएं युद्ध विराम हो गया, सारी अचंभित होकर देख रही है इस कौन से सीन को? महाराणा प्रताप और मान सिंह के सीन को। अब थोड़ी सी टाइम क्या हो गया, पूरा युद्ध थम गया, सारे देख रहे हैं। और जैसे उसके चेतक के पैर में घाव लगा तो उससे ब्लड निकलता है और ब्लड हाथी की सूंड पे जाके लगता है। और लगता है तो सारी सेनाएं देख रही कि आज तो कोई न कोई तो मारा गया। जैसे चेतक तो वापस नीचे गिर जाता है और यहां से पौधे में छिपा मान सिंह वापस क्या होता है? ऊपर उठता है। तो पता चलता है मुगल सेना को कि अपना जो मान सिंह है वो तो बच गया है। तो वो थोड़े से और स्ट्रांग हो जाते हैं कि अपना जो सेनापति वो नहीं मारा गया। अब होता क्या है कि यहाँ पर चेतक वापस यहाँ गिर गया, चेतक यहाँ गिरा और इसके जो आसपास थे यहाँ पर झालापीदा भी इसके पीछे पीछे थे, इसके महाराणा प्रताप के पीछे पीछे। तो जैसे यहाँ गिरते हैं और वहां से भी एक कोई भाला आता है और उससे भी महाराणा प्रताप को क्या हो जाती है? चोट लग जाती है। इधर भी चेतक को चोट लग गई, इधर भी महाराणा प्रताप को चोट लग गई, यानी कि दोनों चोटिले हो गए। तो महाराणा प्रताप को झालापीदा कहते हैं कि महाराज अब आपको युद्ध से जाना चाहिए। तो ये युद्ध से नहीं जाएंगे और कहेंगे कि हम या तो प्राणों को न्यौछावर करके ही जाएंगे, लेकिन ऐसे भगेंगे नहीं, पीठ पीछे पीठ दिखा के नहीं जाएंगे।
फिर भी इनके द्वारा ज़्यादा पिता के द्वारा इनको बार बार समझाया जाता है और कहा जाता है कि आप अपने मुकुट जो है प्रतीक चिन्ह मुझे दीजिए, मैं आपकी जगह लड़ूंगा। लेकिन सारी सेना को क्या है, आपकी आवश्यकता है, इसलिए आप क्या कीजिए, आप इस युद्ध से बाहर चले जाइए। अब इसको समझाया जाता है प्रताप को, और ज़्यादा पिता के द्वारा इनको युद्ध से निकाला जाता है। इनको युद्ध से निकालने के बाद ये कहां चले जाते हैं? उस समय कुछ मुगल सैनिकों को पता चलता है कि महाराणा प्रताप युद्ध से निकल गए हैं। तो महाराणा प्रताप के पीछे पीछे क्या होता है कि मुगल सेना पीछा करती है, किसका? महाराणा प्रताप का। और ये किधर जा रहे हैं? बलीचा गांव की तरफ। कहां जा रहे हैं? बलीचा गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। और बलीचा गांव में आते आते यहाँ पर एक नाला पड़ता था। उससे पहले क्या किया जाता है कि मुगल सेना के द्वारा महाराणा प्रताप को घेर लिया जाता है। इधर जो इनका जो भाई था शक्ति सिंह, ये लड़ रहा है। इनको पता चलता है शक्ति सिंह को कि मेरा जो भाई है उसका क्या किया जा रहा है? पीछा किया जा रहा है। किसके द्वारा? मुगल सेना के द्वारा। और ये भी अकबर की तरफ से लड़ रहा था। कौन? शक्ति सिंह भी अकबर की तरफ से लड़ रहा था। लेकिन इसको पता चलता है कि आज तो मेरे भाई के ऊपर क्या आ गया? संकट आ गया। तो इनके पीछे पीछे ये भी क्या करता है? इसका पीछा करता है मुगल सेनापतियों का, कि देखो भले मुगलों के साथ है लेकिन खून तो खून होता है। अब कि आज मेरा भाई अगर मारा गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, दुनिया मेरे को क्या कहेगी, इसलिए पीछा करता है। और यहाँ पर आते आते मुगल जितने भी सैनिक थे उनको मार गिराता है। ऐसा कहा जाता है कि बलीचा गांव में यहाँ पर नाला पड़ता है, और यहाँ से जब चेतक छलांग लगाता है, इस नाले को कूदते हुए इस बलीचा गांव में चेतक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये यहाँ पर मृत्यु नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी शहीद हुआ था। क्या हुआ था? शहीद हुआ था, क्योंकि एक योद्धा था, ये भी युद्ध में लड़ने वाला योद्धा था। इसलिए यहाँ पर बलीचा गांव में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाता है। और इसी बलीचा गांव में शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप का क्या होता है? दोबारा मिलन होता है। ये यहाँ मिलते हैं और इनके द्वारा एक घोड़ा दिया जाता है। शक्ति सिंह के घोड़े का नाम था केटक। शक्ति सिंह के जो घोड़े का नाम था केटक था। और इनके शक्ति सिंह के द्वारा इनके भाई प्रताप को क्या दिया जाता है? जो सौतेला भाई है, दूसरी माँ का जो भाई है, उसके द्वारा इनके द्वारा जो है प्रताप को दिया जाता है केटक घोड़ा दिया जाता है। और केटक घोड़े को लेकर ये कहां पहुंच जाते हैं? कोल्यारी गांव में। कोल्यारी गांव, और कोल्यारी गांव का पड़ता है उदयपुर में पड़ता है। कोल्यारी गांव में पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर देखते हैं कि इनके द्वारा झाला पिता के द्वारा क्या किए जाते हैं? प्रतीक चिन्ह धारण किए जाते हैं। और प्रतीक चिन्ह धारण करके ये क्या करते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो इनके साथ था कि इनका सूर, इनकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और अखिराज सोनगरा की भी मृत्यु हो जाती है। ये सभी युद्ध में मारे जाते हैं, लेकिन जो उद्देश्य था अकबर का वो पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था क्या था कि महाराणा प्रताप को बंधक बनाना। तो इस युद्ध का जो परिणाम होता है वो क्या होता है? ये अनिर्णायक युद्ध होता है। अनिर्णायक युद्ध यानी कि इसमें ना तो कोई युद्ध जीता ना कोई हारा, यानी कि इसको कौन सा युद्ध कह दिया? अनिर्णायक। अब देखो ये बात किसने कही है? बदायूं ने। बदायूं ने कहा है कि ये युद्ध क्या है? अनिर्णायक युद्ध है। जो हिंदू लेखक थे, हिंदू इतिहासकार थे, उन्होंने तो कहा कि किसकी जीत हुई है? महाराणा प्रताप की जीत हुई है। जो मुगल इतिहासकार थे उन्होंने कहा है कि अकबर की जीत हुई। लेकिन बदायूं ने कहा है कि ये कौन सा युद्ध है? अनिर्णायक युद्ध है। इसमें किसी की हार और किसी की जीत नहीं हुई है। अब होता क्या है? यहाँ से मान सिंह भी लड़ रहा है, मान सिंह भी लड़ रहा है। और यहाँ पर 79 खां के द्वारा क्या किया जाता है? अफवाह फैला दी जाती है कि अकबर आ गया, अकबर आ गया, है ना। 79 खां के द्वारा क्या किया जाता है? यहाँ पे अफवाह फैला दी जाती है कि क्या हो गया? अकबर आ गया, कि अब तो अकबर आ गया। ऐसे
अफवाह सुन के और इनको भी पता चल जाता कि महाराणा प्रताप युद्ध से बाहर निकल गए, अब महाराणा प्रताप युद्ध नहीं कर रहे हैं। ऐसी अफवाह किसको, मतलब ऐसी सूचना किसको लगती है? प्रताप की सेना को लगती है। तो धीरे धीरे जो है वो सेना बट जाती है और इधर उधर पहाड़ियों में छिप जाती है। अब पता चलता है कि मान सिंह को कि यहाँ तो अपने अपने सैनिक रह गए, किसके सैनिक? मुगल सैनिक रह गए, तो अब किससे लड़े? तो इसकी जो सेना है वो कहाँ चली जाती है? गोगुंदा में। पास में गोगुंदा की बात यहाँ बताई थी मैंने। और गोगुंदा में किसकी सेना चली जाती है? अकबर की, यानी मान सिंह के जो नेतृत्व में जो सेना लड़ रही है वो कहाँ चली जाती है? गोगुंदा। यानी कि गोगुंदा पर किसका अधिकार हो गया? गोगुंदा पर अधिकार कर लेता है कौन? मान सिंह। मान सिंह के द्वारा गोगुंदा पर अधिकार कर लिया जाता है और अपनी सेना को यहीं रोक लिया जाता है। कहां पर? गोगुंदा पर। और कोलियारी गांव में कौन पहुंचे? हाँ, कोलियारी गांव। और कोलियारी गांव में पड़ता है उदयपुर में पड़ता है। और उदयपुर कोलियारी गांव में पहुंचे, जहां पर अपनी सेना का इलाज करवाया किसने? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप ने कोलियारी गांव में अपनी सेना का इलाज करवाया और ये अपनी सेना का इलाज करवा कर कहां पहुंच जाते हैं? कुंभलगढ़ पहुंच जाते हैं। अब देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन कि किन ने क्या क्या कहा है इस युद्ध को, जिसके बाद देखेंगे अपन कि क्या हुआ था। ये तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है, हल्दी घाटी का जो युद्ध है, यहां पर कौन से पत्थर थे? पीले पत्थर। कौन से पत्थर थे? पीले पत्थर। लेकिन यहां पर सेना जो लड़ी थी इतना खतरनाक तरह से लड़ी थी कि यहाँ पर उनके रंग से जो ये है ना, जो पीले पत्थर थे वो कौन से हो गए थे? लाल हो गए थे। लाल होने के कारण, रक्त से लाल होने के कारण इसको क्या कह दिया? रक्त तलाई। यानी कि रक्त तलाई का युद्ध कहा है इसको। कौन सा युद्ध? रक्त तलाई का युद्ध कहा है। और इसी युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा है। कौन सा युद्ध? हाथियों का युद्ध। हाथियों का युद्ध इसलिए कहा है क्योंकि यहां पर लूणा, राम प्रसाद, लूणा और राम प्रसाद किसके हाथी थे? महाराणा प्रताप के हाथी थे। और इधर गजराज, गजमुक्त, हवाई, मर्दाना, ये गजराज, गजमुक्त, हवाई और मर्दाना, ये हाथी भी क्या है? आपस में लड़ रहे थे। तो इसको हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। कौन से युद्ध को? हल्दी घाटी के युद्ध को। और रक्त तलाई का युद्ध भी कहा जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने अलग ही नाम दिए इसको। अब देखो कौन कौन से नाम दिए। सबसे पहले बात करते हैं अपन इस युद्ध को खमनोर का युद्ध का है। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है। अबुल फजल। और मेवाड़ की थर्मोपाली, मेवाड़ की थर्मोपाली, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपाली। और खमनोर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने। और गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का जो युद्ध है किसने कहा है? बदायूनी ने कहा है। किसने कहा है? बदायूनी ने। वेरी 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 10-20 लगा लेना, इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आती है एग्जाम में कि बदायूनी ने कौन सा युद्ध कहा है? या फिर कह दिया कि गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? कौन से इतिहासकार ने कहा है? तो बदायूनी। अब बदायूनी की बात करते हैं। पर बदायूनी, ऐसा कहा जाता है कि बदायूनी ने आंखों देखा वर्णन किया है। आंखों देखा वर्णन
किया है। बदायूं ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है मुंतखाब उत तवारीख। बदायूं ने एक पुस्तक लिखी है मुंतखाब उत तवारीख। इसमें ऐसा कहा जाता है कि बदायूं ने अपना आंखों देखा वर्णन किया है हल्दीघाटी का। इसने देखा था इस युद्ध को अपनी आंखों से, उसका वर्णन किसमें किया है? मुंतखाब उत तवारीख, इस वाली पुस्तक में इसका वर्णन किया है। अब देखो बात करते हैं अपन कोलियारी गांव में महाराणा प्रताप अपना इलाज करवाते हैं और कहां पहुंच जाते हैं? कुंभलगढ़ पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? कुंभलगढ़। और ये यहाँ पर गोविंदा में किसने अधिकार कर रखा है? मान सिंह ने गोविंदा पर अपना अधिकार कर रखा है। और कुंभलगढ़ पर कौन है अभी? प्रताप है। अब प्रताप ने छापामार पद्धति अपनाई। क्या? कौन सी पद्धति अपनाई? छापामार पद्धति। जैसे छापामार पद्धति अपनाई तो इसके जितने भी इनकी स्वयं की जमीन थी वो, है ना। और एक और पद्धति अपनाई थी स्वभूमि हड़प पद्धति, यानी कि स्वयं की भूमि पर क्या करना? अधिकार करना। ये कौन किसने अपनाई थी? ये जितना भी मेवाड़, पूरा मेवाड़ किसका है? महाराणा प्रताप का है। महाराणा प्रताप की ये सारी जमीन है। ये तो गोविंदा पर किसका अधिकार हो गया? मान सिंह का हो गया। लेकिन ये है जमीन किसकी? प्रताप की है। इसलिए स्वभूमि हड़प नीति और छापामार पद्धति किसने अपनाई? छापा मार के सारी जो है इनसे जमीनें हड़प ली। और इस गोविंदा पर जो जाने वाले जो रास्ते थे, गोविंदा जाने वाले रास्ते क्या करवा दिए इन्होंने? बंद करवा दिए। किसने? प्रताप ने सारे रास्ते बंद करवा दिए। और इस सारी जमीन पर जहां पर कृषि होती थी वहां पर इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। जब यहाँ पर कृषि होगी उस जमीन को ये स्वयं के अधिकार में ले लेंगे तो यहाँ जो बस रहे हैं वो क्या खाएंगे? तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो मान सिंह की सेना थी उसके खाने के लाले पड़ गए थे। तो इन्होंने सोचा कि भूखे मरने से तो अच्छा है कि अपने यहाँ से छोड़ चलो। तो ये मान सिंह अपनी सेना को लेकर वापस कहाँ आ जाता है? अजमेर आ जाता है। और अजमेर में आने के बाद इस पर आक्रमण के लिए दोबारा योजनाएं तैयार की जाती है। यानी कि अकबर के किले में दोबारा योजना बनाई जाती है। उस योजना को अब इसके बाद ये हल्दीघाटी नहीं है, इसके बाद तो बहुत सारे आक्रमण किए गए इसके ऊपर, प्रताप के ऊपर। वो अपन कल पढ़ेंगे कि कौन कौन से आक्रमण हुए हैं और कौन कौन से अभियान किए हैं महाराणा प्रताप के विरुद्ध मान सिंह ने। ये चीजें अपन कल पढ़ेंगे। इतना लिख लेते हैं। ओके।